साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा जैसलमेर से। दोस्तों, आज के मंथन में हम फिर अपनी ओआरओपी का ही रोना रोएंगे और साथ में जो सरकार और हमारे पूर्व सैनिकों के बीच में क्या एक ऐसी अवधारणा बैठ गई है कि न तो पूर्व सैनिकों को अपने भविष्य की चिंता है और न सरकार को पूर्व सैनिकों की चिंता है। तो फिर दोनों ही एक ही गोल की तरफ क्यों जा रहे हैं, ये भी समझ से बाहर है। तीसरी तरफ ऐसा हो रहा है कि आप पीछे देखेंगे, मैंने एक क्लिप दी है कि राजस्थान के अंदर कैसे आरक्षण का 1 नंबर वाला भी मजिस्ट्रेट बनेगा। एनी हाउ दोस्तों, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, ऐसे ही एमपी में बीजेपी की सरकार है, ऐसे ही गुजरात में बीजेपी की सरकार है। गुजरात की सरकार बोलती है कि कम्यूट हम है जो गुजरात के कर्मचारियों के लिए 13 साल करने जा रहे हैं, 15 साल की जगह करने जा रहे हैं। और गुजरात ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इधर एमपी के अंदर एमपी के जो चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर यादव, वो बोलते हैं कि मैं 50% डीए मर्ज करने जा रहा हूं अपने राज्य कर्मचारियों के लिए और बहुत जल्द वो भी अपना काम कर देंगे। यहाँ पे राजस्थान के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक की जगह 2 काम किए कि जो केंद्र में अभी मंथन चल ही रहा है, मंथन क्या मतलब, वो चल ही रहा मैटर कि भाई 65 से 5% और इस तरह से 20% 80 साल तक हर 5 साल के बाद में दे देना चाहिए 4 किस्तों में पूर्व सैनिकों को या पूर्व कर्मचारियों को। तो ये काम राजस्थान सरकार ने कर दिया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। साथ में राजस्थान सरकार ने एक और कैबिनेट में अप्रूवल ले लिया कि 13 की बजाय 12 साल कम्यूट करने जा रही है राजस्थान सरकार। ये भी बीजेपी की सरकार है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो पर्ची से बने हुए मुख्यमंत्री इतना कॉन्फिडेंस से काम कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को कौन रोक रहा है कि भाई आप इन जवानों की मत सुनो, इनकी अपने हेल्प मत करो, इनका वेलफेयर मत करो। ये समझ से बाहर की बात है। हमें याद है कि छठे पे, मैंने कल ही बोला कि छठे पे कमीशन से जो हमारी गड़बड़ शुरू हुई थी, जो हमारा सर्विस वेटेज निकाल दिया था, उसके बाद में हम बैकफुट पे आ गए, लेकिन अधिकारी नहीं माने और छठा पे कमीशन हमने 1/6 को 2009 को और 9/24/2012 को, ये 3 किस्तों में हमने लिया था और 24/9/2012 को जो मिला था वो हमारे अधिकारियों को मान्य था। लेकिन जहां इधर ओआरओपी का जो बैठा हुआ था कोश्यारी कमेटी, तो कोश्यारी कमेटी ने उनको ओआरओपी देने से मना कर दिया था। तो यहाँ पे बीजेपी ने बहुत अच्छा गेम खेला। क्यों कि यहाँ तो उन्होंने देख भी लिया कि भी 12 लास्ट में, आपको पता है कि 13 में चुनाव होने, 13 लास्ट में, तो जब उन्होंने 12 में, समझ लो कि सितंबर 12 के अंदर 24 तारीख को जो अध्यादेश निकाला था, तो उसके अंदर केंद्र सरकार ने जब अधिकारियों की जितनी भी चीज़ें थी वो मान ली थी, तो उनको पता था कि अब किस तरह से पूरे सैनिकों को हमारी तरफ डाइवर्ट करना है। तो 13 के अंदर ये अधिकारियों के मार्फत हम सभी को लेके और ये 13 में रेवाड़ी रैली हुई। उसके अंदर उन्होंने जो कैसे भी दिया है, पीछे से दिया, ये आश्वासन दिया कि आपका सिपाही और आपका जनरल दोनों हमारे लिए बराबर है, दोनों को ओआरओपी मिलेगी, सबको मिलेगी और आप है जो हमें कुर्सी पे लेके आओ। दोस्तों, ये देखने वाली बात होती है कि जब एक सेना बहुत ही सिविल में भी अभी, हाँ ठीक है, अभी हमारे किस्मत थोड़े से वो हो गए हैं। वो क्यों हो गए वो भी मैं इस अपने जो हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसको बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जब ये बनी थी तो हमें आज भी याद है कि बहुजन समाज पार्टी थी जिनकी मायावती बोलती थी, ठीक है ना, तिलक, तराजू और तलवार, तीनों को मारो जूते 4। वो नारा उस टाइम चलता था और उस नारे की वजह से फायदा किसको हुआ,
कि वो सारा का सारा तलवार राजपूत सिख जो मार्शल कौम थी इनके हाथ में थी, तराजू बनियों के हाथ में था और तिलक ब्राह्मणों के हाथ में था। तो ये सारा का सारा शिफ्ट बीजेपी की तरफ हो गया और बीजेपी काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गई। अब उनको चाहिए था इन कर्मचारियों का और किसानों का जो अदर कास्ट के थे तो इनके साथ कैसे आए। जब सेना के सब इतने बड़ा मतलब ग्रुप उनके अंडर में आ गया, साथ में आ गया और इन्होंने जो बोला हम ये करेंगे वो करेंगे, कथनी और करनी में बहुत अंतर रहा। तो हुआ ऐसा कि हमारी किस्मत में लिखा था, जो मिलना था वो तो मिल ही गया, आगे मिलना वो भी मिलेगा। लेकिन इस पार्टी ने जो ये 3 कौमें थी, मार्शल कौम, ठीक है ना, ब्राह्मण और बनिया, तीनों को जो होते ना मक्खी की तरह निकाल के आज के दिन ये सब बाहर है, इनका वजूद इस पार्टी में कुछ नहीं है। वैसे ही जो 13 के अंदर जो जवान जो पूर्व सैनिक सब इकट्ठे होकर इस सरकार को लेके आए और बड़े बहुमत से लेके आए, उसके साथ में वो अपने परिवार से, किसानों से, अदर कर्मचारियों से, सबसे मिलके बहुत ही अच्छी एक इसकी पोजीशन बना दी सरकार की। तो आज वो जो कर्मचारी है, चाहे वो किसान है चाहे वो पूर्व सैनिक है, वो भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिए और आज ये इतने मतलब अहंकारी हो चुके हैं। और जिनको अच्छा लग रहा है वो बहुत साधुवाद मेरा उनको, और जो हमें अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा भाई, ठीक है ना, क्योंकि पार्टी तो हमारी थी और आज उससे हमारे साथ में धोखा किया है। तो जिनको धोखा नहीं दिखाई दे रहा है वो अपनी आंखें खोल लो, और हमें दिखाई दे चुका है, हमें पता है कि आगे और ज़्यादा धोखा होने वाला है, ठीक है ना। आपकी भी खुलेगी, आंखें तो खुलनी ही खुलनी है भाई, ठीक है ना। जैसे होता ना किसी का, जैसे बच्चे होते हैं, किसी की 2 दिन में खुलती है, 1 दिन में खुलती है, किसी की 7 दिन में खुलती है। तो इस तरह से जैसे जीव है उसी हिसाब से आंखें भी खुलेगी। तो ये सरकार के साथ में हमारे जो थे कि सरकार और हम पूर्व सैनिक, हमने अपना तन मन धन सब सरकार को दिया। और आज देख लो आप, कितने सालों से 7,000 के ऊपर हमारा बोनस बैठा हुआ। हमारे को आए हुए कितने साल हो गए, हम भी 7,000 ले रहे थे, आज भी 7,000 ले रहे, समझ से बाहर की बात है। लेकिन चलो सरकार है तो सब कुछ है। और घोषणा क्या है, 30 दिन की 29 दिन की करेंगे, 27 दिन की करेंगे, पेमेंट देंगे, लिमिट 7,000 रुपये। तो ये कब से कर रहे हो आप, करो, क्योंकि आपका कर्म का जो वो है ना वो पीछा नहीं छूटेगा। चलो एनी हाउ, आज हम फिर आते हैं अपने उसी ओरोपी के ऊपर। तो कुछ बंदों ने कल ये भी बोला था कि अधिकारियों के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हो। तो साहब आज हम अधिकारी, और हमारा जो अधिकारियों का सबसे ऊपर का रैंक ऑनरी लेफ्टिनेंट कह दो या कैप्टन कह दो या सूबेदार मेजर कह दो, तो ये 3-4 रैंक के ऊपर मैंने थोड़ी सी मेहनत की है। और मैं इसका पीछे वो सारी सीटें नहीं लगा रहा हूँ कि आप लोगों ने सभी ने पढ़ी है, नहीं तो भी आप सर्कुलर है जो निकाल के सभी की लिस्टों में जो मैं बोल रहा हूँ वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेता हूँ सूबेदार मेजर को ही। तो सूबेदार मेजर में सबसे ऊपर सूबेदार मेजर एक्स जो ग्रुप पे वाला है। तो एस ग्रुप पे वाला था, तो जो जब OROP 1 में था तो तब उसकी 12,780 थी। फिर 2.557 का उसका फैक्टर लगा, उसके साथ में OROP अपना पे कमीशन साथ मिल गया। और साथ मिलने के बाद में ये जो OROP 2 आई, तो 2 के अंदर ये 39,925 रुपये में सूबेदार मेजर साहब जो एस ग्रुप पे के आ गए। और जब इनकी OROP 3 आई तो ये 46,300 पे फिक्स किए गए, जो कि आज ऑनरी कैप्टन की भी लास्ट पेमेंट है, चाहे, क्योंकि ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन बनने के बाद में ग्रुप खत्म हो जाता है। तो इनको उठा के ऑनरी कैप्टन के बराबर SM साहब को बिठा दिया गया है। और इसके अनुसार बाकी जितने भी सूबेदार मेजर साहब है सब इनसे नीचे चले गए हैं, बात खत्म हो गई। यहाँ एक देखने वाली बात है, देखने वाली बात ये है कि जो ऑनरी, अब सूबेदार मेजर जो ऑनरी लेफ्टिनेंट, अब वो चाहे किसी भी ट्रेड का था, किसी भी ट्रेड का था, तो ये जो OROP 1 के अंदर 16,090 रुपये पे था। लेकिन जब OROP 2 आई तो OROP 2 के अंदर 41,200 पे इनको फिक्स कर दिया, ठीक है ना। और जो पे कमीशन आया तो पे कमीशन के अंदर भी इनको 41,200 भी फिक्स रखा। और OROP 3 आई
तो भी इनको 41,200 पे रखा गया। यानी कि ओवर जो अपना पे कमीशन, ORP2, ORP3, इन तीनों ट्रांजिट जो हमारे को वेलफेयर के जो मौके मिले थे, इसमें ऑनरी सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट या सूबेदार ऑनरी लेफ्टिनेंट जो भी है उसको 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। हाँ, इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो ORP2 में जो ऑनरी लेफ्टिनेंट थे, क्योंकि ORP2 के अंदर जो आपका अपेंडिक्स एक्स का फॉर्मूला यूज नहीं किया गया था। अपेंडिक्स एक्स तो ORP3 में यूज किया गया कि जो चुनाव में जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसको किस तरह से मतलब हमें सरकार को काटना है। तो उसमें ऐसे ऐसे टर्म्स कंडीशन आ गए हैं, टर्म्स आ गए हैं कि उसकी तरह से घोषणा आप कर सकते हो, पैसा देने की जरूरत नहीं है। घोषणा हो गई और पैसा उस टर्म्स एंगेजमेंट के साथ नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है, अब कर लो, जाओ कानून में जाओगे तब भी कुछ नहीं मिलना है। तो यहाँ एक गजब की बात देखने की मिली कि जब ORP2 के अंदर 41,200 था लेफ्टिनेंट का, जिसका 30 साल नौकरी था, 30 साल नौकरी था, और वही जो ऑनरी लेफ्टिनेंट ORP2 के अंदर जब 33 साल तक मान लो करता है वो सूबेदार मेजर, सूबेदार हो जाएगा तब भी करेगा ना, तो सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट अगर 33 साल कर लेता है तो 33 साल में 41,203 यानी कि 3 रुपये की बढ़त उसको दी। कितनी? 3 रुपये की बढ़त, जब एक्स नहीं था, अपेंडिक्स एक्स नहीं था। याद रखना, 3 रुपये सूबेदार ऑनरी लेफ्टिनेंट को 3 रुपये का फायदा दिया गया ORP2 के अंदर। ORP3 में आ गए तो 3 के अंदर हालांकि जो सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट जितने भी है, सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट सारे के सारे 32 के बाद के ही है, तकरीबन 90%, 33 के आसपास के। लेकिन अब उनका जो एक्स में आप आ गए हैं तो एक्स में आपको उठा के 33 से 30 में ले आए, तो अब आपको टर्म्स एंगेजमेंट में पकड़ लिया तो पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब आप 30 में आ गए हो, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, लेकिन 2 के अंदर आपको 3 रुपये मिले थे, ठीक है ना, और बाकी भी जो जैसा था वैसा शिफ्ट किया था। अब आते हैं हम आगे, सीधा ही उठा लेते हैं कि लेफ्टिनेंट। अब समझ में ये नहीं आता कि एक लेफ्टिनेंट का 1 रुपया भी पेमेंट नहीं बढ़ता है तीनों चीज़ों में, कि वो न तो पे कमीशन में बढ़ाया जाता है साथ में, न ORP2 में बढ़ाया जाता है, न ORP3 में बढ़ाया जाता है। जब लेफ्टिनेंट का 1 रुपया भी नहीं बढ़ रहा है, चाहे वो सूबेदार मेजर 34 साल वाला हो गया, चाहे सूबेदार 30 साल हो गया, कोई लेफ्टिनेंट में अगर वो बन गया तो उसका 1 रुपया भी तीनों में नहीं बढ़ा। तो यार एक जो कर्नल साहब है, जो कर्नल और टाइम स्केल कर्नल का 36,130 था ORP1 के अंदर, ठीक है ना, ORP2 के अंदर उनको सीधा यहाँ से 2.57 का वो अपना फॉर्मूला और पे कमीशन सब लेके 1,05,175 पे फिक्स किया ORP2 में। अब 36,130 कहाँ है और कहाँ 41,200 और 41,203 रुपया। याद रखना कि आपके बीच में कितना है, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट भी आपको अधिकारी की पेमेंट मिल रही है। तो 2 के अंदर आपको यहाँ तो 3 रुपये बढ़ाया है, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट का, लेकिन कर्नल साहब का उठा के सीधा ही 1,05,175। और टाइम स्केल जो अभी ORP3 में जैसे गए तो टाइम स्केल को थोड़ा सा नीचे दिया है ORP3 के अंदर 1,14,125, और जो फुल कर्नल है वो 1,15,700, यानी कि 10,525 रुपये का इन्होंने ORP2 से ORP3 में जंप मारा, सीधा ही जंप मारा, सीधा ही। अब इसके बाद में आप मिलिट्री मेजरों को छोड़ दो, क्यों कि हाईएस्ट रेट में आ जाती है लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद में चीफ ऑफ स्टाफ। यहाँ जब ORP1 थी तो लेफ्टिनेंट जनरल को भी 4 भागों में बांटा हुआ था। एक लेफ्टिनेंट जनरल था, ओनली लेफ्टिनेंट जनरल, एक जो HG+1 था जो इनका ऑनरी की तरह होता है, तीसरा आर्मी कमांडर होता है लेफ्टिनेंट जनरल, चौथा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो। तो ORP1 के अंदर जो इनकी पेमेंट थी
वो जो लेफ्टिनेंट जनरल ओनली है वो 39,500 था, और बाकी जो ये तीनों जनरल है जो जो HAG प्लस आर्मी कमांडर और वाइस चीफ आर्मी स्टाफ, ये 40,000 रुपये थे। फिर वही इनके फॉर्मूले, चाहे वो 2.72 दो, चाहे 2.76 दो, चाहे 2.81 दो, इनको उठा के सीधा ही 1,13,060 पे ले आए लेफ्टिनेंट जनरल को, और 1,13,250 पे ले आए बाकी तीनों को ही, HAG प्लस आर्मी कमांडर और वाइस चीफ आर्मी स्टाफ को। और जब OROP 3 आई तो 1,16,650 पे ले आए। तो समझ लो कि सीधा ही इनको है जो 3,000 3,500 रुपये का फ़ायदा लेफ्टिनेंट जनरल को हो गया। और यहाँ हुआ क्या कि जो लेफ्टिनेंट जनरल की जो ये जो 4 रैंक थी प्लस जो मेजर जनरल और ब्रिगेडियर थी, ये 6 रैंक को 1,16,650 में क्लबिंग कर दिया गया, और वहाँ जो NCOs थे उनको उठा के वालदार, वो जो ऑनरी वालदार, टाइम स्केल वालदार, ACP वालदार, ACP2 वालदार, MSCP वालदार, तो इस तरह से इनके PPU जारी कर दिए। इनको है जो एक रैंक को 5 जगह बांट दिया, ठीक है ना, इनको इकट्ठा कर दिया। अब जो साहब ने मुझसे पूछा कि अधिकारियों की, तो अभी आप इन अधिकारियों को कम कर सकते हो, क्योंकि अधिकारियों ने पूरा का पूरा सरेंडर कब किया था, जब इनको बोला था जो हमारे रावत साहब को कि हम CDS की पोस्ट भी बनाएंगे, आपको CDS भी बनाएंगे, आप इनको सभी को जितने भी ये जानवर हैं इनको उठा के हमारे अंदर डाल दो, इनका वोट डलवाओ। और वोट डला और आज आराम से इस तरह से है कि अब भुगत हम रहे हैं और सरकार को उसे कोई दिक्कत नहीं है। OROP 3 के अंदर तो कहीं OROP की झलक ही तो नहीं है ना। मैंने आपको एक बताया था कि टाइम जो अपना जो एक बंदे का 11 साल नौकरी वाला था, 1 रुपया बढ़ा उसका, बताओ 10 साल के अंदर। और यहाँ एक लेफ्टिनेंट है, उसको ऑनरी लेफ्टिनेंट को 1 रुपया भी नहीं बढ़ रहा है। 10 साल हो गया, 10 साल में एक लेफ्टिनेंट का 1 रुपया भी नहीं बढ़ा, जो एक्टिव वाला है, जो वहाँ नौकरी कर रहा है। तो फिर यहाँ पेंशन वाले को क्यों नहीं मिल रहा भाई? या तो वो अभी तक वही 41 रुपया ले रहा है क्या? 2016 पे कमीशन में 41 रुपये जिसका था वो लेफ्टिनेंट उतना ही ले रहा अभी तक, उसको नहीं बढ़ा। और जो सूबेदार मेजर लेफ्टिनेंट लगाने से उसकी इतना गुना हो गया कि जिसको सीधे ही 46,300 पे जाना था, लेफ्टिनेंट ही लगा दी, वो वापस आ गया 41 रुपये। कौन सी OROP भाई? समझ से बाहर है। ये हमारे अधिकारियों की है, और ये हमारे अधिकारी। अब कोई इसको कर सकता तो करो, अपोज कर सकते तो करो, कुछ कर सकते हो तो करो। हमें प्रश्न पूछोगे, हम माथापोड़ी करके जो ये चीज़ें आप सारी की सारी सीटें निकाल के आप देख सकते हो। जो मैंने फिगर इसमें बताया, मैंने कोई फिगर अपने मन से नहीं बताया। मैं ऐसे ही बैठ के इस तरह से बनाता रहता हूँ और कागज़ काले करता रहता हूँ, एक एक को रेफरेंस में लेता रहता हूँ, उसके बाद में ऐसे करता हूँ कि ऐसा नहीं कि मैंने वैसे ही बना दिया, नहीं करता हूँ। एक एक रुपये का हिसाब किताब करके जितना मुझे आता है, लेकिन जब आप कागज़ में देखोगे तो उतना लिखा हुआ है। अब गवर्नमेंट ने किस पॉलिसी से दिया है, अब देखो कल कितनी बड़ी अच्छी बात हुई, ठीक है ना। जब हम पीछे पड़े रहे तो आखिर कंज्यूमर अफेयर्स ने कितनी अच्छी बात कही कि पहले महंगाई को हम अब फिक्स करने के लिए हमारा रेशियो था 65 + 35 = 100 हो गया ना। तो 65% वो चीज़ें थी जो सुबह से शाम तक हमारी दिनचर्या में लागू थी। नमक से लेके, दाल से लेके, आटे से लेके, चावल से लेके, सब्जी से लेके, हमारी दिनचर्या का हर आइटम उस महीने में कितना महंगा हुआ है उसके हिसाब से उसका महंगाई भत्ता निकाला जाता था। और 35% वो आइटम थे, टीवी, फ्रिज, कूलर, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ये जो हाई आइटम, जिनका मतलब मार्केट में प्राइस वैल्यू कितना बढ़ा है।
तो उस टाइम हमारा जो ये रिटेल जो जितने हम आज सुबह से शाम तक जो सामान बाजार से खरीदते हैं, तो वो जो रिटेल हमारा जितना हाई होता था, तो हमारा 65% के हिसाब से अपने आप हाई पहुंच जाता था, ठीक है ना। और 35% में जितना मिलता था उसमें जुड़ जाता था। अब यहाँ पे 14 के बाद में जब 1% दिया गया था, याद है आप लोगों को, तो उस 1% में उस टाइम से लेके अब जाके खुलासा हुआ है कि अब इसको उल्टा कर दिया है। 35% तो आपके रोजमर्रा के आइटम वो 35% लिए जाएंगे, इसमें 35% का महंगाई बढ़ेगा, और उसके अंदर बनेगा 65 का वो आइटम है कम, जो आप बाद में मतलब जो कभी कभी जिंदगी में एक ही बार लेते हैं, 2 बार लेते हैं, 3 बार लेते हैं, वो 65 में लेके चले गए। बढ़ेगी कहाँ से भाई? अरे जब आटा दावड़ चावल चीनी जो सब्जी इन्हीं के ऊपर तो बढ़ना है, और ये पहले 65 में आते था, तो ये जैसे बढ़ेगा मार्केट, तो रिटेल जो बढ़ती थी, रिटेल के हिसाब से हमारा महंगाई बढ़ता था। 10% हमने लिया, 8% लिया, 7% लिया, क्योंकि रिटेल की महंगाई से। अब रिटेल की नहीं है, अब रिटेल 35% कर दिया है, 35% में पूरे रिटेल को भर दिया है बस। तो अब वो कहाँ से मिलेगा? तब आपको 1% मिला, और अभी आपको 3% मिला, और अभी 2 महीने जाने के बाद में भी आप 0.53 के बाद में 0.1 में घूम रहे हो। 2 महीने जाने के बाद भी आपका जुलाई अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, जो सितंबर के अब आएंगे इस अक्टूबर में, तो सितंबर वाला आने के बाद आप 1% से बाहर निकलोगे। हो सकता है कि दिसंबर के बाद में आपको 2% मिले, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस सरकार के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बस आप तो बस देखते जाओ करते कैसे हैं। राजस्थान में पर्ची निकाल के सीएम बनाया, कोई विधानसभा परिषद नहीं बैठी, किसी ने नेता नहीं चुना, और वो भी कम से कम 10-12 दिन लगाए। इधर अभी हरियाणा के अंदर 9 दिन के बाद में सैनी साहब को शपथ दिलाई, कई चर्चाएं चली, और अभी चुनाव आयोग ने कितना तगड़ा ठोका महाराष्ट्र के अंदर। 20 को वोट डालना है, 23 को काउंट करना है, 24 को आपको विधानसभा की बैठक बिठा लेनी है, मतलब जो जीतेंगे, और 25 को शपथ ग्रहण समारोह जाना चाहिए। अगर 25 को महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। कर लो खेती, भर लो झोली। ये किसी को नहीं दिखाई देता है, ये किसी को नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप इसके बारे में? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आगे कुंवर पीछे खाइए, ठीक है ना। हमें अकल तो अब आई, अब हम क्या करें? जब कांग्रेस थी तब भी आगे पीछे कुआ खाई थी, आज है तो सेम कंडीशन है। अब हम जाए तो जाएगा, हमारे लिए कोई जगह नहीं है कि उस जगह हम चले जाएं। आगे कुआ है तो पीछे खाइए, या पीछे कुआ है तो आगे खाइए। इसलिए सोई होए सो राम रुचि राखा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लोग आरक्षण के लिए क्यों लड़ते हैं, इसका उदाहरण सबसे अच्छा ये राजस्थान ने पेश किया है। राजस्थान में हुआ कमाल, आरजीएस परीक्षा में 1 नंबर लाकर बने मजिस्ट्रेट सीधे ही। जयपुर राजस्थान आरजीएस परीक्षा में 50 में से 1 नंबर लाकर भी राजस्थान में मजिस्ट्रेट बन गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती की एक पोस्ट आजकल सोशल मीडिया में खासा वायरल हो रही है। पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में फिर हुआ कमाल, आरजीएस में चयनित रेणु कुमार मीणा अंग्रेजी में 50 में 1 नंबर लाकर बनेंगे मजिस्ट्रेट। आरक्षण का कमाल। अब आपको सोच लीजिए कि हमारा हिंदुस्तान कितना महान है और कितना आगे जा रहा है, और यही मजिस्ट्रेट साहब कल इंग्लिश लिखेंगे और ये राजस्थान की पब्लिक उस इंग्लिश को भोगेगी। जय हिंद, जय भारत। इधर दूसरी तरफ जो हमारे पूर्व सैनिक है राजस्थान के, जिनका 12% कोटा था ऑलरेडी सरकारी राजस्थान की नौकरियों के अंदर, उसको ख़त्म करके आरक्षण के अंदर डाल दिया और सभी का कोटा ख़त्म कर दिया। जो कि एक कंबाइंड कोटा था, उस कोटे को निकाल के और उसको रिजर्वेशन के बीच में बांट दी उन सीटों को। अभी उसके लिए 1100 किलोमीटर की यात्रा जो की है हमारे पूर्व गौरव सेनानियों ने,
जो झुंझुनू से, दौसा से, जयपुर से और वहाँ के आसपास के इलाकों में घूम के लोगों को जगाने के लिए उन्होंने गौरव सेनानी जो हमारा संगठन है उसने किया है। दूसरी तरफ जो एफईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अर्जुन सिंह साहब है, वो भी इस मुद्दों को लेके राज्यपाल से मिले हैं। और देखते हैं अब राजस्थान में ऊँट किस करवट बैठता है। ये एफईए के अध्यक्ष अर्जुन सिंह साहब और राजस्थान के राज्यपाल मुलाकात करते हुए आप देख सकते हैं।